बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चैप्टर नंबर 11 रिसर्च के ऊपर है। इसके अंदर ओवरऑल पहले रिसर्च का ओवरव्यू दिया हुआ है, उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा जो रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताए गए हैं। फिर रिसर्च प्रोसेस, उसके स्टेप्स क्या हैं, इस तरह रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स चलते हैं, और फाइनली रिसर्च से रेलेवेंट और डिफरेंट कंसिडरेशन है। तो रिसर्च टाइप वगैरह भी इसके अंदर कवर होंगी। ये इस चैप्टर के ब्रॉडली स्पीकिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। तो जो ओपनिंग केस स्टडी है इसमें, वो एक कंपनी के बारे में है। पाकिस्तान में अक्सर लोगों को बोर्ड गेम्स का नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पे कराची के अंदर सिर्फ एक बोर्ड गेमिंग कैफे खुला है, तो ये उसके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है कि पाकिस्तान में अमूमन लोग अवेयर हैं मोनोपोली से, चेस से, लूडो से। ठीक है, ये लक बेस्ड गेम है और किसी हद तक चेस इसमें स्ट्रेटजी गेम है, बट ओवरऑल बहुत सारी बोर्ड गेम बन गई होती है जिनमें स्ट्रेटजी का भी बहुत रोल है वगैरह वगैरह। और इंटरनेशनली ये होता है कि बहुत सारे बोर्ड गेमिंग कैफेज हैं जिनके अंदर लोग जाते हैं, बाकायदा पे करते हैं और वहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वहाँ पे एंटरटेन होते हैं अपने दोस्तों के साथ। जिस तरह एक लाइब्रेरी होती है, उस तरह बोर्ड गेमिंग कैफेज होते हैं। कैफे की तरह समझ लें आप, अलमारियाँ हैं उसके अंदर, लेकिन अलमारियों के अंदर गेम्स पड़ी हैं, लोग ने जो गेम खेली होती है वो निकाल के उससे खेल रहे होते हैं। ये आइडिया है यानी इसके अंदर बोर्ड गेमिंग कैफे के अंदर। और जब भी ज़ाहिर है किसी कंपनी ने इस तरह की कोई चीज़ लॉन्च करनी हो तो फिर उसको रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि होता ये है कि बाज़ चीज़ों के ट्रेंड्स बाज़ जगहों पे कम होते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट ये होता है कि वो प्रोडक्ट फिर सक्सेसफुल नहीं होती। तो कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी ये बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। और इन जनरल कि जी कंज़्यूमर्स कौन-कौन सी चीज़ों को पसंद करेंगे, प्रेफ़र करेंगे। तो ये इस लिहाज से, और कंज्यूमर नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंटरेस्टिंग है कि लोगों की जो नीड फॉर एंटरटेनमेंट और फैमिली टाइम है, वो बहुत स्पीड के अंदर कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब फैमिली टाइम के लिए भी बैठते हैं तो होता ये है कि अ, लोग स्पेंड कर रहे होते हैं, स्क्रीन की तरफ ही कोई ना कोई देख रहा होता है। फैमिली भी इकट्ठी है तो कोई लैपटॉप की तरफ देख रहा है, कोई किसी ने टैबलेट पकड़ी हुई है, कोई मोबाइल फ़ोन की तरफ देख रहा है, कोई टीवी की तरफ देख रहा है। तो आज से चंद साल पहले ये जो हर वक़्त स्क्रीन की तरफ तवज्जो है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि इंसान को तवज्जो देने का गिरा और ट्रेंड जो है ना वो कम होता चला जा रहा है। तो ये इसके अंदर क्रिटिकल चीज़ है जो नीड ये फुलफिल करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो ये चंद एक क्वेश्चन दिए हैं जो प्रोवोक करते हैं आपको इंटेलेक्चुअली कि किस तरह वो रिसर्च कंडक्ट करे, क्या वो आइडियाज़ प्रमोशन के भी ला सकते हैं, कौन से रिसर्च टूल्स यूज़ कर सकते हैं वो, जिनसे क्या क्वेश्चनर्स कंडक्ट करें, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। ये डिफरेंट रिसर्च टाइप्स जो हैं अभी आगे डिटेल में आ जाएँगी। फिर इसी तरह एनवायरमेंटल ट्रेंड्स भी देखे जा सकते हैं इसमें, कि क्या चीज़ें हैं जो वीडियो गेम्स को और स्क्रीन्स को ज़ाहिर बूस्ट दे रही हैं, लेट्स से डिजिटल एरा, और क्या चीज़ें हैं जो इसको ट्रेडिशनल मेथड्स को रिलेटिवली सप्रेस कर रही हैं। तो रिसर्च का डेफिनेशन क्या है? ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, तहकीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं आप इसमें और सिस्टम के थ्रू, तो उसको रिसर्च कहा जाता है। जो एक आम बंदा सोचता है अपनी कॉमन सेंस से, वो उसको रिसर्च नहीं कहा जाता। तो स्टडी ऑफ मटेरियल सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। इल्म के अंदर जो हमने लास्ट टाइम में टच किया था कि इल्म के अंदर जो है ना खला को फुलफिल किया जाता है, इल्म बढ़ाया जाता है, इससे कोई ना कोई गैप नॉलेज क्रिएशन इसके अंदर होती है जिसके लिए रिसर्च हेल्पफुल होती है। बाकी मार्केट रिसर्च के अंदर ज़ाहिर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि कस्टमर और पब्लिक को मार्केटर से लिंक किया जाता है इन्फॉर्मेशन से, कि कंज्यूमर्स के अंदर क्या-क्या डेफिशिएंसीज आ रही हैं, उनकी नीड्स किस तरह इवॉल्व हो रही हैं, तो उसके बारे में कंपनी क्या कर सकती है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स हैं, मार्केट रिसर्च कंपनी एसी नील्सन है, पाकिस्तान में आफ्ताब एसोसिएट्स है, जो डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट कर रही होती है। रिसर्च की इंपॉर्टेंस का आप इससे अंदाजा लगाएं कि एंशिएंट टाइम में ना लोग बिलीव करते थे कि अर्थ फ्लैट है। इसे गालिबन मतलब उसी नज़रिया भी कहा जाता है। बल्कि इवन जब कुरान नाज़िल हुआ था और अल्लाह ताला ने बताया था कि हमने आसमान को बगैर सहारों के खड़ा किया, तो उस वक़्त भी लोग इतराज़ करते थे, क्योंकि लोगों का नज़रिया ये था कि आसमान ज़मीन के कोनों पे पहाड़ है और आसमान जो है ना उन पहाड़ों से बंधा हुआ है। और बाद लोग यहाँ के तक कहते थे कि ये जो समंदर है ये नीचे गिर रहा है पानी, तो वो खुशकी से साहिल से ज़्यादा दूर नहीं कश्ती लेके जाते थे। वो कहते थे यार हम समंदर से ना नीचे गिर जाएँगे और पता नहीं हम अबिस में हमेशा-हमेशा गिरते रहेंगे। ये जो कांसेप्ट है, इवन फ्रैंकली आजकल भी अगर आप लोग सर्च करेंगे ना, आजकल भी एक सोसाइटी है, वो गालिबन फ्लैट अर्थ सोसाइटी कहलाती है। वो भी अपने आप को आज भी इस बिलीफ में है कि जी अर्थ फ्लैट है। ये जो सर्कुलर हमें शेप्स दिखाई जा रही होती है ना, ये नासा सारी दुनिया को ऐसे बेवकूफ बना रहा है। उन बाद लोगों का आज भी ये नजरिया। बट देन अगेन इसमें इशू ये है कि जब आप रिसर्च नहीं करते तो फिर इन चीज़ों को डिस्कवर करना, इनके बारे में कमेंट्स करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो तहकीक इस लिहाज से ज़रूरी है कि हम जो बात भी करें
हालांकि हारून रशीद ने अपने ज़माने में अर्थ की मैयर डिग्री से अंदाज़ा लगा के उसने इक्वेटर का फासला बता लिया था उस वक्त, जो कि चंद किलोमीटर का डिफरेंट था, जो एक्चुअली बाद में भी एडवांस रिसर्च में हुआ। हालांकि वो 200 हिजरी में था, जो कि तकरीबन 800-900 ये कॉमन इरा की बनती है। तो ये आइडिया ये नहीं कि रिसर्च के क्या बेनिफिट है। फिर इस तरह हमें डिफरेंट ब्रांड में मिलेगा। ब्लैकबेरी और नोकिया किसी ज़माने में लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड होते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, लेटेस्ट रिसर्च नहीं की, कंज्यूमर ट्रेंड नहीं देखे। तो आज हम देख रहे हैं कि वो तकरीबन मार्केट से आउट हो गए हैं और ब्रांड्स आ गए हैं जो उसका मार्केट शेयर ले चुके हैं। न्यू जनरेशन को बहुत कम इन ब्रांड के बारे में पता होगा। ये यानी डिफरेंसेस पड़ते हैं कि आप सर्च जब कंपनीज करती रहती हैं, अपने आप को अप टू डेट रखती हैं, वो ही इसमें अप टू डेट रहती हैं। तो रिसर्च और 4 P's का फिर कंसेप्ट है। मार्केटिंग के 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्रोडक्ट्स आप देखें बहुत स्पीड में इवॉल्व हो रही हैं। अरसा पहले क्या था, बहुत अरसे तक टीवी, कैथोड रे ट्यूब टीवी चलते रहे थे, मॉनिटर्स भी उस टाइप के होते थे। फिर एलसीडीज आई 1998 में, और उसके बाद फिर बड़ी स्पीड में एचडी से इवॉल्व होती चली गई हैं। अब 4K रेजोल्यूशन, इवन 2019 से अब 8K रेजोल्यूशन में भी एलसीडीज आनी शुरू हो गई हैं। तो प्रोडक्ट्स यानी इवॉल्व हो रही हैं, एआर वीआर आनी शुरू हो गए हैं। अगेन ये रिसर्च हो रही है और डिफरेंट अटेम्प्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही हैं। इसी तरह प्राइसिंग कंपनीज रिड्यूस करती हैं। प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स आप देखें कि कहाँ से कहाँ गए हैं। अमेजोन ने ये जो पहले 6 महीने गुजरे हैं 2020 के, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका के अंदर टोटल को 35-36 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 4 करोड़ लोगों ने बैंकरप्सी फाइल की है। और इसी अरसे में 6 महीने में जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है, अमेजोन का सीईओ जेफ बेजोस, उसने कोई $48 बिलियन अपनी इनकम बढ़ाई है। वो ऑलरेडी $100 बिलियन के करीब था और वो 150 के करीब पहुंच गया है। इसलिए कि वो डिजिटल इरा का और ट्रेंड आया है। उससे पहले भी अमेजोन बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा था, वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड बन गया। तो वो कह रहा है कि वो रिटेल का प्राइमरीली और आईटी का, सॉफ्टवेयर का भी ऊपर भी बहुत ग्रिप है अमेजोन की। तो ये हो रहा है कि प्लेसमेंट के थ्रू आपने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचानी, इसके अंदर भी बहुत हैवी रिसर्च होती है और इतनी डिटेल में शामिल रहती है। इसी तरह प्रमोशन के अंदर बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है। 2020 में फर्स्ट टाइम हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर स्पेंडिंग वो 50% से ज्यादा हो गई हुई है, जबकि प्रीवियस सालों में दूसरे ये ट्रेडिशनल मीडिया जो टीवी और बिलबोर्ड बाहर जितनी हो रही थी, उसकी स्पेंडिंग ज्यादा थी, डिजिटल की कम थी। और ज़ाहिर ग्रोथ उसके अंदर इतनी ज्यादा आ रही है कि इन फ्यूचर भी वो ही लगता है बढ़ती चली जाएगी। बाकी ये डिस्कशन के लिए कुछ आइडियाज हैं कि किस तरीके से हम लोग बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद कंसेप्ट आता है डाटा का। डाटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस पता हो किसी को। डाटा कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स को, जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा को जब यूजफुल तरीके के साथ कह लें प्रोसेस करके प्रेजेंट किया जाता है, तो वो नॉलेज के लिए, रेलेवेंट डिसीजन के लिए बेनिफिशियल हो जाती है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो मसलन एक कंपनी डाटा इकट्ठा कर रही है, उसको जितने कस्टमर आ रहे हैं, उनकी जितनी सेल हो रही है, क्या परचेज किया, ये इसको डाटा देंगे। इस नॉलेज का बेनिफिट क्या है, कितने परसेंट सेल्स किस चीज की ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को कहाँ प्लेस कर सकती है, किन चीजों पे सेल लगा सकती है, किन चीजों को कम रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो बेनिफिशियल होगी कंपनी के लिए। फिर कंसेप्ट आता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का। प्राइमरी डाटा होता है वो फर्स्ट हैंड डाटा जो कंपनी खुद अपने हाथों से इकट्ठा करती है। तो उसके बेनिफिट क्या होता है कि वो चूंकि आपने खुद इकट्ठा किया होता है, उसकी रिलायबिलिटी हाई होती है एज अपोज टू ये कि आपने किसी पब्लिक सोर्स से कोई डाटा देखा हो। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रही होती है और किसी और पर्पज के लिए कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल आजकल के दौर में आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाएगी जो यानी फ्रीली अवेलेबल है, कंपनीज के बारे में भी, वैसे भी। तो जो डाटा अवेलेबल हो, इसके अंदर बहुत सारी सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा की। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, निल्सन कंपनी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक है, वगैरह वगैरह। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो यूजुअली अक्लमंदी नहीं होती कि कंपनी वो फर्स्ट हैंड इकट्ठी करे, एक्सेप्ट ये कोई रिलायबिलिटी इशू, क्योंकि टाइम सेविंग बहुत ज्यादा हो जाता है सेकेंडरी डाटा। अदरवाइज ये कि रिसर्च एक्सपेंसिव भी पड़ती है और ज़ाहिर है टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो कंपनीज की भी ज़ाहिर है ये कोशिश होनी चाहिए कि अपना टाइम भी सेव कर सकें जहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज ये कि प्राइमरी डाटा को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं ऑफ इंफॉर्मेशन। पीबीएस पाकिस्तान इकोनॉमिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये लोकल इस पे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, समीडा पे, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, वर्ल्ड बैंक के डाटा पे भी काफ़ी आपको जोग्राफिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है। ये फिगर 11.1 में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की टाइप्स इकट्ठी की हुई है और इसी से किसी हद तक ये रिसर्चेस की भी टाइप पता चलेंगी।
प्राइमरी डाटा के पॉजिटिव्स अगेन अभी जो मेंशन हुए कि ये वो इनसाइट दे देगी जो सेकेंडरी डाटा में नहीं मिल रही होगी। और दूसरा नेगेटिव क्या है इसका कि एक्सपेंसिव पड़ेगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बनेगी, आपको एक्सपर्ट ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है। फिर इसकी दो ब्रॉड टाइप्स हैं, एक ऑब्जर्वेशनल डाटा जिसमें आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और एक क्वेश्चनर डाटा जिसमें आप सर्वे कंडक्ट करते हैं। इसमें यूजुअली क्वांटिटेटिव ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन क्वालिटेटिव या फोकस ग्रुप्स और इन-डेप्थ इंटरव्यूज ये भी आगे भी डिटेल में आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी डाटा है, ये टाइम और कॉस्ट बचा लेता है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन हो सकता है प्रिसाइज ना हो, अपडेटेड ना हो, या जिस टाइप की आपको चाहिए वो ना हो, या सोर्सेज इतने रिलायबल ना हो। ये दो तीन कॉन्स इसके हो सकते हैं। तो इसकी सोर्सेज कंपनीज के लिए तो इंटरनल डाटा होती है, कंपनी के अंदर ही बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में मिल जाती हैं, और कुछ एक्सटर्नल डाटा जैसे अभी चंदे के एग्जांपल हमने टच किए, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडस्ट्री मैगजीन हो गए, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती होती है। अब प्राइमरी डाटा की जो रिसर्च अप्रोचेज हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, इसमें क्या होता है, ये जरा सिंपल होती है कि आप इसमें सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करने के अब डिफरेंट तरीके हैं कि आप कैसे उनको व्यू कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल कंपनीज क्या करती हैं, मिस्ट्री शॉपर्स का कंसेप्ट है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयड पेड एम्प्लॉयड को या किसी रिसर्च फर्म के थ्रू अपने एम्प्लॉय को भेजती है, जो कंपनी का जाके ना एज ए कंज्यूमर जाता है किसी कंपनी में, अपनी कंपनी में, और जाके उनसे यानी डिफरेंट सवाल देखता है कि उनका बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉइज का, वो किस तरह की सर्विंग दे रहे हैं वगैरह वगैरह। मसलन पेट्रोल पंप की जो कंपनी है गैसोलीन वाली, उसने जो वो मिस्ट्री शॉपर हायर करते हैं उसको 15 पॉइंट देते हैं कि तुमने चेक करना है कि इन्होंने मीटर चेक करवाया, इन्होंने पेट्रोल सही डाला, इन्होंने आपको सर्विस दी वगैरह वगैरह सारी चीजें ना, तो पॉइंट्स उसने गौर करने होते हैं, तो उसको प्रोफेशनल स्पाई कहा जाता है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि एम्प्लॉइज का बिहेवियर क्या है इंटरनली। इसके अलावा इसी तरह मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे, चेकआउट स्कैनर्स टोटल परचेजेस जो है वो मेजर कर लेते हैं, कंपनीज में लगे होते हैं। इवन टीवी व्यूइंग हैबिट्स के लिए पीपल्स मीटर लगा होता है, जो बताया जाता है कि एक चैनल को कितने लोगों ने व्यू किया। इसी से उनके ब्रांड्स के रेट्स भी लगते हैं कि जी जिस चैनल जिस टाइम लोगों की व्यूअरशिप ज्यादा है उस वक्त फिर ऐड का रेट ऊपर चला जाता है, तो कंपनी ज़ाहिर उस हिसाब से देख रही होती है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, न्यूरो मार्केटिंग रिसेंटली आ रही है, अभी न्यू है रिलेटिवली। इसमें क्या होता है कि माइंड को रीड किया जाता है, तो ये देखते हैं कि बाज़-औक़ात क्या होता है कि लोग खुल के बाद चीज़ों का इज़हार नहीं करते, लेकिन ये माइंड रीडिंग से किसी हद तक वो उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लेता है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस पे टेक्नीक अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई हुई। एथनोग्राफिक रिसर्च एक और सब टाइप है, एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च में भी आती है। इसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर के नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर मार्केटर जाके देखता है। नोकिया ने ये रिसर्च कंडक्ट की थी एथनोग्राफिक इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसने यहाँ पे 1200 सीरीज लॉन्च की, जिसके अंदर मल्टीपल फोन बुक्स होती थी। क्योंकि नोकिया कंपनी के लिए सरप्राइजिंग था कि वो समझते थे कि मोबाइल फोन जो है ना वो पर्सनल आइटम है, जबकि बहुत से रूरल एरियाज के अंदर एक ही घर के अंदर लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे होते थे। तो फिर उन्होंने उनके लिए मल्टीपल फोन बुक्स कर दी ताकि लोगों की कम से कम फोन बुक सेपरेट हो। बाकी सारे लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन की कि आप उसमें लोगों के एग्जैक्ट माइंडसेट्स को नहीं रीड कर सकते। एथनोग्राफी रिसर्च की ये मतलब लिमिट कुछ हर टाइप की रिसर्च की कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी मिलेंगी। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चनर या सर्वे। सर्वे के अंदर क्या होता है, क्वेश्चनर आप कंडक्ट करते हैं, या आप लोगों ने भी अक्सर फिल किए होंगे, किसी न किसी ने आपसे फिल करवाया होगा, और सच में भी हम करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये रिसर्च बहुत क्विकली कलेक्ट भी हो जाती है और इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। आजकल हम लोग एक दो टूल्स देखेंगे इसके, सर्वे मंकी और गूगल फॉर्म्स वगैरह के थ्रू, उसके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑब्टेन्ड अबाउट आस्किंग पीपल अबाउट देयर बिहेवियर। तो आप क्वेश्चनर टेस्टेड होता है, इसके क्वेश्चनर डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन वो टेस्टेड आपको मिल जाते हैं लीडिंग जर्नल आर्टिकल्स वगैरह से। उसके लिए एक्चुअली अच्छा क्वेश्चनर बनाने के लिए ना इंसान को एक अच्छा काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट समझने होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स होते हैं क्वेश्चनर में। मसलन अगर लीडिंग क्वेश्चन हो उसमें, यानी फर्ज करें एक कंपनी से आप एक कंज्यूमर से ये सवाल पूछें कि जी वॉल्वो इज द सेफेस्ट कार, राइट? ये जो राइट कहा जा रहा है ना कि जी वॉल्वो सबसे महफूज गाड़ी है ना, है ना कहने से क्या हो रहा है कि बहुत से लोग टेम्प्टेड हो जाएंगे यस कहने पे, तो आप लोगों को ऑलरेडी लीड कर रहे हैं आंसर की तरफ। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ठीक नहीं है, ये गलत तरीका है। इसका नुकसान ये होगा कि ज्यादा लोग यस कह देंगे, एक्चुअल रिसर्च आपकी बायस हो जाएगी। इसी तरह एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ही वेग किस्म का सवाल पूछा जाए, मतलब अगर ये कहा जाए कि जी आर यू स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब अक्सर पाकिस्तानी कह देंगे यस, यस तो वो कह देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या यस से क्या मुराद है, क्या वो कितने मैचेस देखते हैं? हो सकता है उनमें से बाद लोग आधे मैच देखते हैं, बाद सिर्फ माइनर से सपोर्टर हैं। यस से आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि कितने व्यूअरशिप आएगी वगैरह वगैरह। तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ना वो नहीं यूज करने चाहिए। अगर आपको इस तरह का सवाल पूछें जिसमें इवन मसलन आप ये सवाल पूछते हैं
कि जी क्या आप रात को लेट सोते हैं? अब लेट की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज मेंट बाय लेट? ठीक है, लेट इतना वेग वर्ड है। एक शख्स कहता है जी मैं रात बड़ी लेट सोया था, 11 बजे सोया। दूसरा शख्स कह रहा है रात तो मैं बहुत जल्दी सो गया जी, 2 बजे सो गया। तो जल्दी क्या है और लेट क्या है, ये रेलेवेंट होते हैं। हाँ, अगर आप एग्जैक्ट टाइम पूछते हैं, मिनट आपने लिखे हुए क्वेश्चनियर के अंदर कि जितने बजे सोते हैं आप, जितने बजे, तो उससे आपका डाटा प्रिसाइज होगा। अदरवाइज ये एम्बिगुअस रहेगा, इसका रिजल्ट आपके लिए यूटिलाइजेबल नहीं होगा। एक और क्वेश्चनियर की टाइप होती है डबल बैरल क्वेश्चन। डबल बैरल क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें एक ही सवाल के अंदर आपने 2 क्वेश्चन पूछे होते हैं। मसलन अगर आप सवाल पूछें डू यू ईट माय बर्गर या डू यू ईट लेट्स से पिज़्ज़ा हट एंड फाइंड इट ऑफ हाई क्वालिटी। अब जो यस कह रहा है वो पहले सवाल को यस कह रहा है या दूसरे को यस कह रहा है? जो नो कह रहा है वो पहले को नो कह रहा है या दूसरे को नो कह रहा है? इसका नुकसान ये होगा कि अगेन रिजल्ट जो है वो यूटिलाइजेबल नहीं होगा। और इसी तरह ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स होते हैं। जिस तरह क्विज आता है कि एक सब्जेक्टिव हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव, ये उसी की बिल्कुल एग्जांपल है। क्लोज एंडेड के अंदर क्या होगा कि आप सिंपल क्लोज एंडेड जो है ना वो क्वेश्चन उनसे पूछ रहे होते हैं। इसके अंदर चॉइसेस दी होती है एमसीक्यूज की तरह। लाइकर्ट स्केल बड़ा फेमस है। लाइकर्ट स्केल का क्या मतलब है कि स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली लाइक या स्ट्रांगली डिसएग्री, उसके एक्सट्रीम्स होते हैं। 5 पॉइंट भी यूज होता है, 7 पॉइंट पे भी यूज हो जाता है। इसके अलावा भी 9 या 10 पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो फेमस है ज्यादा वो 5 या 7 पॉइंट पे चल रहे होते हैं। तो इसमें यानी एक्सीलेंस से लेके पुअर तक की आप डिफरेंट ऑप्शन देख लेते होते हैं। फिर टेलीफोन इंटरव्यूज आल्दो पाकिस्तान में अनकॉमन है, लेकिन ये एक और तरीका होता है। ये बीच की स्टेज होती है, यानी इसमें ना तो आप ये सर्वे कंडक्ट कर रहे होते हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा गैप होता है इंटरव्यू से, और ना ही आप पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें होता है कि टेलीफोन की वजह से आपका कुछ टाइम, ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हो जाती है। आल्दो वो फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह उस लेवल की डेप्थ नहीं आती जो डिटेल्ड इंटरव्यू में होती है। फिर मेल सर्वे, इसका पास्ट में ट्रेंड था कि लोग मेल करते थे, लेकिन उसका लेस देन 10% रिस्पॉन्स रेट होता था क्योंकि लोग हसल इतनी कम लेते थे। आजकल भी ईमेल्स पे चल रहा है ये, लेकिन रिलेटिवली कम उसका रिस्पॉन्स रहता है। फोकस ग्रुप एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है डाटा कलेक्शन की, ये बल्कि इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स में भी करेंगे। फोकस ग्रुप में क्या होता है कि कंपनीज ना अमूमन 6 से 10 लोग, इन रेयर केसेस 12 लोगों का एक शॉर्ट ग्रुप लेते हैं, और जो आपकी टारगेट मार्केट भी होता है, इस टाइप के रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों को लेते हैं। उसमें एक एक्सपर्ट होता है जो उनको लीड करता है, गाइड करता है, क्वेश्चन थ्रो करता है, और उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया जाता है, इवन प्रॉपरली ट्रांसक्राइब किया जाता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ली जाती है ताकि बाद में चेक किया जाए कि किसने क्या कहा था। उससे कंपनीज भी अपने लिए डाटा निकालती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फोकस ग्रुप बाद सिर्फ एक्सपर्ट्स के भी कंडक्ट किए जा रहे होते हैं, वो और भी बेनिफिशियल होता है क्योंकि उससे मटेरियल बहुत ज्यादा, बहुत वैल्यूएबल, बहुत कम उसमें मिल जाता है। लेकिन इवन लेमैन का भी जब आप कंडक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिसर्च का फोकस क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो भी काफी फ्रूटफुल होता है। तो ये बड़ी अच्छी कॉमन टेक्निक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर काफी हैवीली यूज होती है। उसके अलावा डिजिटल ऑनलाइन डाटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं। एनवीवो एक सॉफ्टवेयर है जो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज होता है। सर्वे मंकी की भी हमने एग्जांपल दी थी। एनवीओ पे क्या होता है, वर्ड टैग, वर्ड क्लाउड से बनाते हैं कि किस शख्स ने कौन सा वर्ड ज्यादा बोला, तो क्या चीज यानी ट्रेंड के अंदर ज्यादा आ रही है। और इवन ये फेसबुक वगैरह से भी डाटा इकट्ठा कर लेता है, अगर आप उसके ऊपर भेजें तो ये उसका फायदा ये होता है कि बहुत सारा डाटा जो ऑलरेडी लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है उसको भी ये हेल्प कर देता है एनालाइज करने के लिए। इसी तरह फोकस ग्रुप ऑनलाइन भी अब कंडक्ट हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट टूल्स हैं, सर्वे टूल्स, ये यहाँ पे टेबल में समराइज किए हैं। ऑब्वियसली बात चीजें इनमें से पुअर है बहुत ज्यादा। मेल की फ्लेक्सिबिलिटी और क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ डाटा कलेक्शन बहुत पुअर होती है, कॉस्ट बेहतर बढ़ जाती है वगैरह, उसमें स्पीड एक्सीलेंट होती है, पर्सनल बहुत अच्छा है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और क्वालिटी ऑफ डाटा भी बहुत हाई हो जाती है यूजुअली। और एट द एंड ऑनलाइन है जो कि स्पीड ऑफ डाटा कलेक्शन में सबसे तेज रहता है। कॉस्ट में भी आजकल तकरीबन हर टूल फ्री मिल रहा होता है आपको। सर्वे मंकी के भी 10 क्वेश्चन तक फ्री है, गूगल सर्वे भी फ्री है वगैरह वगैरह। ईमेल्स के थ्रू भी आप करें तो ये मतलब इजी रहता है आपके लिए। अब आते हैं जी पर्सनल इंटरव्यूज की तरफ। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की पीक टेक्निक है जिसमें वन ऑन वन आप किसी के साथ बैठ के डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये क्वालिटी की टर्म्स में आपको मैक्सिमम हाईएस्ट क्वालिटी डाटा प्रोवाइड कर देती है पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन ज़ाहिर इसका कौन ये है कि इसके लिए जो इंटरव्यूअर है वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। वो अगर माहिर नहीं है, वो क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पूछ रहा, वो अगर इंटरव्यू को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, ऑफेंसिव सवाल पूछ रहा है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि डाटा ठीक कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो इंटरव्यू दे रहा है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा। तो ज़ाहिर है वो फिर खुल के बातचीत नहीं कर सकेगा। जो मटेरियल आपको, जो अंडरलाइन साइकोलॉजिकल कॉजेज होती हैं वो पता नहीं चल पाती होती। इसको अमूमन ये करते हैं कि इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग, और फिर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं वर्बाटिम यानी वर्ड बाय वर्ड। तो पूरी
स्क्रिप्ट को ट्रांसक्राइब किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि उसकी अंडर कवर जो है ना पॉसिबल मोटिवेशन क्या है। तो रिपीट इंटरव्यूज भी कंडक्ट होते हैं इसमें। तो बाकी इसका ज़ाहिर लेंथी प्रोसेस है कि आप पहले पूरा वो प्रोसेस बनाते हैं, इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज नोट करते हैं। आपने अमूमन लूजली कुछ क्वेश्चन पहले के बनाए होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर बोल रहा होता है, इंटरव्यू जब आंसर देता है आप उसमें से ड्राइव कर रहे होते हैं कि ठीक है आपने ये बात इस तरह कही। बल्कि जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके अंदर यहाँ तक लिखा जाता है कि किसने किस मौके पे पॉज लिया, किस मौके पे ये मुस्कुराया, किस मौके पे ये परेशान हुआ वगैरह वगैरह, उसकी भी रीजंस को एक्सप्लोर किया जाता है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव के अगेंस्ट, जिसके अंदर ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन स्टडीज वगैरह से। इसके अंदर रिचनेस और डिस्क्रिप्शन आप पाई जाती है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर नहीं मिलती होती। अब आए अपने रिसर्च के स्टेप्स के ऊपर। तो रिसर्च प्रोसेस, ये रिसर्च के जो वेरियस स्टेप्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, वो इसमें कवर हो रहे हैं। इसमें माइनर डिफरेंसेस आपको मिलेंगे डिफरेंट बुक्स के अंदर, बट ब्रॉडली ये है कि शुरू में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, स्टेप 1। स्टेप 2 में आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लोर करते हैं। फिर आप जब डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर उसका प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल, प्लान या डिजाइन बनाते हैं। फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, एंड में उसको एनालाइज या रिपोर्ट करते हैं। बाज़ों ने इसको 7 या 8 स्टेप्स में किया हुआ है, उन्होंने स्टेप को भी 2 में तोड़ दिया, इसको भी 2 में तोड़ दिया कि एनालाइज करें, फिर उस पर टेस्ट रन करें, फिर उसको रिपोर्ट करें वगैरह वगैरह। तो ब्रॉडली यही 5 स्टेप्स आप कह सकते हैं। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या है जी? कहते हैं फाइंडिंग द प्रॉब्लम इज हाफ ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक इश्यू जब तक आपको पता नहीं ना होता, सबसे क्रिटिकल स्टेप रिसर्च में सबसे ज्यादा टाइम जो है ना वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे लगता है। क्योंकि जब इशू नहीं पता होता तो जाहिर है आप टाइम फिर वेस्ट कर रहे होते हैं। इशू पता चल जाए तो फिर उसको सॉल्व करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे फेमस एग्जांपल आइसबर्ग की आती है कि जिस तरह आइसबर्ग को आप देखें, अमूमन उसका बाज़ जो ऊपर नजर आ रहा होता है वो सिर्फ 10 या 20% होता है, और उससे कहीं ज्यादा वो डेप्थ के अंदर फैला हुआ होता है, उससे ज्यादा चौड़ा और उससे ज्यादा। तो अमूमन ये होता है कि जो एक मैनेजर वगैरह है वो अपनी जिंदगी में बिजी होता है, उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो डेप्थ में जाके एक एक चीज की रीजन देख सके। उसके बिलमुकाबिल जो रिसर्चर है वो इसको डेप्थ में जाके देखता है। रिसर्चर का काम ये होता है कि वो जाके देखे कि इस तरह निशा को एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जनरल मोटर्स की। जनरल मोटर्स के साथ क्या हुआ था कि उनको ना एक उनके रिसेंट कस्टमर ने कहा कि जी हमारी गाड़ी जो है ना वो हम जब वनीला आइसक्रीम खरीदते हैं ना उसके बाद स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कितनी फनी सिचुएशन है। तो यार कंपनी ने शुरू में इग्नोर किया, लेकिन फिर हुआ ये कि उस बंदे ने दोबारा से इसकी एक और ईमेल भेजी। उसने कहा जी मैं जानता हूँ कि ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने अभी कुछ अर्सा पहले गाड़ी खरीदी है, 1 महीना हुआ है शायद, और इतने से अरसे में हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कोई और फ्लेवर की आइसक्रीम लेते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जब वनीला लेते हैं तो नहीं स्टार्ट होती। तो कंपनी ने थी तो स्केप्टिकल, लेकिन उसने 2 इंजीनियर्स भेज दिए। जब उनके इंजीनियर्स आए उन्होंने एक्चुअली किया उनके सामने, तो वाकई ये हुआ कि वनीला के बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब इंजीनियर्स ने पूरी डिटेल एक एक चीज लिख के लेके गए। इवेंचुअली रूट काज क्या पता चली कि उस गाड़ी में इशू नहीं था। जिस कंपनी से वो आइसक्रीम लेते थे उसने क्या किया हुआ था कि वनीला आइसक्रीम चूंकि हॉट सेलिंग फ्लेवर था इसलिए उसने वो बिल्कुल स्टार्ट में रखी थी, वो बहुत जल्दी सर्व कर देते थे। और जो दूसरे फ्लेवर थे वो उन्होंने बैक पे रखे हुए थे, उनका ऑर्डर चूंकि थोड़ा सा कम आता था तो वो पीछे से ला के फिर देते थे। और गाड़ी में प्रॉब्लम ये थी कि वो विद इन 1 to 2 मिनट्स जब रीस्टार्ट की जाती थी तो स्टार्ट नहीं होती थी, और जब उसको थोड़ा सा गैप मिल जाता था तो वो स्टार्ट हो जाती थी। तो कंपनी ने जाहिर है जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ फिर उन्होंने इशू को रिजॉल्व किया। तो इशू फ्लेवर में नहीं था, इशू टाइमिंग में था कि कितनी देर के बाद स्टार्ट की जाती है। तो ये होता है कि प्रॉब्लम जब तक उसकी रूट काज नहीं आइडेंटिफाई की जाए तब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। इसके बाद आते हैं, यानी आपने ऑब्जेक्टिव पे लिस्ट करने होते हैं कि जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो आपने लिस्ट डाउन करना है कि ये जो चीज आपने पकड़ी है वो प्रॉब्लम है या सिम्टम है, उसकी असल रीजन क्या है। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है कि वनीला के बाद में स्टार्ट हुई। अब वो सिम्टम था, वो प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम टाइम का था। तो ये चीज होती है आपको ये ऑब्जेक्टिव के अंदर मेंशन करनी होती है। उसके बाद आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी जब आपने फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, बाद रेयर केसेस में बाद लोग इसको डेवलपमेंट स्टेज के बाद भी करते हैं, बाद बुक्स में इसको स्टेप 3 के बाद भी लिखा हुआ है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है कि आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉजेज रीजंस इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। कि इनिशियल जो है ना आप उसका सर्वे करते हैं, और समटाइम्स इवन इस फेज के अंदर भी फोकस ग्रुप वगैरह कंडक्ट करते हैं ताकि इनिशियल डाटा कलेक्शन यहाँ पे हो। वंस यू आर श्योर कि अब क्या प्रॉब्लम है और आपने किस डायरेक्शन में जाना है, फिर आप स्टेप 3 पे आते हैं। डिटेल रिसर्च प्रपोजल, प्लान, डिजाइन बनाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, किस टाइप की रिसर्च कंडक्ट करनी है, क्या आपका सैंपल साइज होगा, पूरी उसकी डिटेल जो है ना वो आप लिस्ट डाउन करते हैं यहाँ पे, और फिर आप आगे की तरफ चलते हैं।
फिर रिसर्च की अच्छा ब्रॉडली दो टाइप्स हैं वैसे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ये पहले टच होगी क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर्स के ऊपर फोकस होता है कि आप क्वांटिटेटिव सर्वे कंडक्ट करवाते हो, और क्वालिटेटिव की पहले एग्जांपल आ गई तो उसके अंदर आप इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू रिच डाटा कलेक्ट करते हैं। और उसके अलावा दूसरी अप्रोच इसकी एक्सप्लोरेटरी है, ये भी क्वालिटेटिव होती है जिसमें आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्टिव इनके बीच में आती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है क्वांटिटेटिव भी, कि जिसमें मसलन ओकरेंसेस कितनी दफा हो रही हैं, हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ, इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करती है। और लास्ट कॉजल होती है, ये प्योर क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट को गेज किया जा रहा होता है। मसलन अगर कंपनी इतनी प्राइस लोअर कर दे तो सेल्स उनकी कितनी बढ़ेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एग्जांपल है, मसलन टी ब्रांड है, उसने एसकेयू भी इवन लॉन्च करने हैं तो उसके ऊपर भी उसको सर्वे कंडक्ट करना होता है कि क्या हमारे लिए जो हम ये लॉन्च करने लगे हैं वो वर्थ इट होगा कि हम उसके लिए एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर सैंपलिंग प्लान आता है। सैंपलिंग का भी अगेन डिटेल टॉपिक है। होता ये है कि टोटल पॉपुलेशन कंडक्ट करना, उसमें पाकिस्तान में अगर टारगेट मार्केट सिर्फ 20% भी बन रही है तो 20 करोड़ का ये तकरीबन 4 करोड़ बनेगी। 4 करोड़ लोगों से तो आप किसी किस्म का सर्वे नहीं कंडक्ट कर सकते। तो इनमें टाइम सेविंग के लिए क्या करते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं। सैंपल ध्यान से लेना होता है कि वो तकरीबन पूरे का रिप्रेजेंटेटिव, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चल जाएगा लेकिन ज्यादा बड़ा डिफरेंस उसके अंदर ना आ रहा हो। तो ये क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं। सैम्पलिंग टाइप्स हैं फिर बहुत सारी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, टर्मिनल सैम्पलिंग किसी हद तक चलती है, इसकी डिफरेंट फर्दर सब टाइप्स हैं दोनों के अंदर, जो कि फिलहाल हम इस अभी डिटेल में कवर नहीं कर रहे। उसके बाद डाटा कलेक्शन का फेज है। जब आपने प्रीवियस प्लान अगर सेट कर लिया तो फिर डाटा कलेक्शन आपकी डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा स्कोप है आपका, उस हिसाब से इसमें टाइम लग जाता है। जो एमएस और पीएचडी के होते हैं वो मंथ्स लेते हैं इस डाटा कलेक्शन में, इवन कंपनीज के लिए भी इतना टाइम लग जाता है। अंडर ग्रेड लेवल पे हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो एक आध हफ्ते के अंदर भी डाटा कलेक्शन कर लिए थे, डिपेंडिंग ऑन कितना सैंपल साइज है आपका। फिर फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होता है, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग होती है कि आपने जो रिजल्ट कंडक्ट किए उनको अब एनालाइज करना है, उनको पर टेस्ट रन करने हैं, चेक करने मीन मीडियन मोड हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी नहीं होगी वगैरह वगैरह। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट एसपीएसएस वगैरह रन करके देखते हैं और फिर इन चीजों को डिस्कवर करते हैं। फाइनली फिर रिपोर्टिंग देनी होती है, ज़ाहिर डिपेंडिंग ऑन किसने आपको रिसर्च के लिए कहा था, मैनेजर ने कहा था, ये जो भी आपका मकसद था उसके रिजल्ट देखने। बाकी इसके अलावा अदर रिसर्च कंसिडरेशंस हैं, लेट्स से कोई मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस वगैरह सिस्टम लगा लेते हैं, वो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू कि आपको हर चीज़ फर्स्ट हैंड नए सिरे से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ चीज़ों में बहुत डिटेल रिसर्च करनी होती है, जैसा कि इसके अंदर हेल्थ साइंसेज के अंदर इन पर्टिकुलरली है कि आप ग्रोइंग ट्रेंड से या वो हर चीज़ ग्रो करती आ रही है और न्यू एंड न्यू टूल्स आते आ रहे हैं। इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर्स आ गए हैं, ये लोग शुगर मेजर करने के लिए वगैरह वगैरह, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट चीजें। ये चैप्टर 11 के की जी हैंड